प्यारे दोस्तों, सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी आज की कहानी माशरे के चंद तल्ख हक़ाइक़ और औरत की बेवफाई पर मबनी है। ये एक शख्स की सच्ची कहानी है जो उस पर बीती। आइए तो आपको इस कहानी के किरदार की तरफ ले चलते हैं। मैं ड्यूटी से वापस अपने घर जा रहा था जब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उस वक्त मैं मोटरसाइकिल पर सवार था और सूरज भी गरूब होने के करीब था, गोया अंधेरा होने को था। मैं बाइक पर कभी फ़ोन नहीं सुनता था, इसी वजह से अनसुनी करके चलता रहा कि घर पहुंचकर ही देखूंगा कि दोबारा घंटी बज उठी। मैंने मोटरसाइकिल को कुछ देर के लिए ब्रेक लगाई और जेब से मोबाइल निकाला। ये नंबर मेरे लिए अजनबी था। मैंने कॉल मिलाई और मोबाइल कान से लगा लिया। उज़ैर, दूसरी तरफ से सवालिया लहजे में मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं उज़ैर ही हूँ, मगर आप कौन बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय रफ़ीक की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उज़ैर, मैं रफ़ीक बोल रहा हूँ। हाँ रफ़ीक, बोलो, खैरियत तो है? रफ़ीक मेरा गहरा दोस्त था जिससे मेरे घरेलू ताल्लुकात थे। उस वक्त उसकी आवाज़ कांप रही थी। यार उज़ैर, सफ़िया मेरे हाथों से कत्ल हो गई, रफ़ीक ने रो देने वाली आवाज़ में मुझे बताते हुए कहा। मैं इस वक्त हवालात में हूँ। मैं अचानक से चौंक गया और मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला। क्या कहा? मुझे शदीद हैरत हो रही थी। सफ़िया उसकी बीवी का नाम था। ओह मेरे खुदा, मेरी ज़ुबान से बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा हुए। अच्छा रफ़ीक, मैं आता हूँ थाने। इस बात का आगाज़ कमोबेश 3 साल पहले हुआ था। रफ़ीक एक आम सा मज़दूर है जो अपने वालदैन और एक छोटे भाई के हमरा कासिमपुरा नामी एक बस्ती में रहता था। जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर ही रही थी, लेकिन इत्मीनान और सुकून भरी ज़िंदगी थी। हलचल तब मची जब रफ़ीक ने वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक मुतअल्लिका से शादी कर ली। सफ़िया और रफ़ीक की पहले दिन से ही नहीं बन पाई थी। सफ़िया ने शायद वालदैन के दबाव पर रफ़ीक से शादी तो कर ली थी, लेकिन शौहर का दर्जा उसे कभी भी ना दे सकी। रफ़ीक ने बहुत कोशिश की कि अपने इस बंधन को कायम रख सके, लेकिन वो औरत बहुत ही नाफरमान निकली। भला आखिर इख्तिताम हुआ। तलाक के बाद रफ़ीक ज़हनी तौर पर बहुत उलझ गया था और वो बिखरा बिखरा सा रहने लगा। इलाके के लोग उसे ताना मारते और आए रोज़ रफ़ीक का किसी न किसी से झगड़ा रहता था। उसके वालिदैन ने चाहा कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए, लेकिन ना जाने उसके जहन में क्या बात बैठ गई थी कि जब भी उसकी शादी की बात की जाती तो वो साफ इनकार कर दिया करता था। उसके इलाके के कुछ लड़के फैसलाबाद से आगे किसी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। रफ़ीक ने उनके साथ राब्ता किया और वहाँ चला गया। बाला आखिर ज़माने की बातों से तंग आकर उसे अपना इलाका छोड़ना पड़ा। वो अपने दिल की हर बात मुझे बताया करता था और हत्तुल मकदूर मैं उसे दिलासा देता और समझाता था कि एक सफ़िया पर दुनिया ख़त्म नहीं होती। तुम अपने वालिदैन का कहा मान लो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन उसने मेरी ये बात मानने से इनकार कर दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यार उज़ैर, तुम तो मुझे समझाने की कोशिश करते हो, पर मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने मामू की बेटी राहिला से शादी करूं। मैंने उसे मशवरा दिया तो वो बेबसी से कहने लगा, यार मेरी बात को समझो। अगर मैं चचा की बेटी से शादी कर लूं तो सोचो मेरी वालदा उसे बहू के तौर पर तस्लीम करेंगी? हरगिज नहीं। उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा था, और ये बात वाकई दुरुस्त थी, क्योंकि उसके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि उसकी वालदा अपनी मनमानी करती थी। उसके वालिद अपनी दुनिया में मगन रहते थे और इस वजह से वो अपने बेटों की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। रफ़ीक मेहनती लड़का था और उसकी कोशिश होती थी कि जहाँ तक मुमकिन हो वो अपने वालिदैन की खिदमत करे, लेकिन उसके वालिदैन को ना तो अपनी औलाद की कोई फिक्र थी और ना ही बेटों की। उनका छोटा बेटा सिद्दीक तो बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। वो सारा दिन ब्लेयर्ड और स्नूकर में मशगूल रहता था। नौबत इस हद तक आ पहुंची कि रफ़ीक अपने घरेलू माहौल से उकताकर और लोगों के तानों से तंग आकर टेक्सटाइल मिल चला गया।
मेरे साथ उसका फ़ोन पर राब्ता रहता था। बकौल उसके वहाँ जाकर वो बहुत खुश था और हर किस्म की झंझट और उलझन से आज़ाद हो गया था। मैं उसे समझाता कि अपना घर आखिर अपना ही होता है और सियाने लोग कह गए हैं कि परदेश की चूरी से अपने देश की रूखी सूखी रोटी कहीं बेहतर होती है। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे जवाब दिया, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन मेरे हालात के मुताबिक मैं यहाँ खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने उसे सिदके दिल से दुआ देते हुए कहा। एक दिन उसने मुझे सफिया के बारे में बताया। यार उज़ैर, मेरी यहाँ सफिया से मुलाकात हुई है। सफिया बहुत गरीब और सुलझी हुई लड़की है और मुझे पसंद भी है, लेकिन मसला ये है कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई और मैंने उससे सवाल किया, तो क्या तुम सफिया से ब्याह रचाना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है? मेरी ये बात सुनकर उसने कहा, हाँ यार, ऐसा ही है। मेरा इरादा तो यही है, बस तुम दुआ करो। उसकी ये बात सुनकर अचानक मेरे मुंह से निकला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि वो किस उल्टे चक्कर में पड़ गया था। उज़ैर, मेरे कानों में उसकी आवाज़ आई। वो कह रहा था, अब मैं अपने रिश्तेदारों में तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, और इधर मिल में सफिया भी मेरे साथ काम करती है। उसका खामद उसे तलाक दे चुका है और बच्चे भी सफिया के पास हैं। वो हमदर्दी की मुस्तहिक है और मुझसे मोहब्बत भी करती है। मैंने रफ़ीक की ये बात सुनकर फ़ौरन कहा, यार रफ़ीक, माना कि वो हमदर्दी की मुस्तहिक है, तो ये हमदर्दी किसी और तरीके से भी हो सकती है। तुम उसकी माली मदद कर दिया करो। मेरी ये बात सुनकर रफ़ीक गुस्से में आ गया और उसका लहजा एकदम बदल गया। यार उज़ैर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर कि तुम अपने एक दोस्त को सपोर्ट नहीं कर रहे। रफ़ीक की ये बात सुनकर मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, फ़र्ज़ करो तुम उससे शादी कर लेते हो, तो उसके बच्चों का क्या होगा? क्या बच्चे भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे? उसने कहा, हाँ, मैं उन्हें अपनी औलाद की तरह पालूंगा। ये बात सुनकर मैं खिलखिला उठा। बहुत खूब। मेरा ये तंजिया लहजा सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो गया। गोया रफ़ीक दिल में ये बात तय कर चुका था कि वो ज़रूर सफिया से शादी करेगा। अभी यही बातें चल ही रही थी कि उसने मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन मुझे रफ़ीक की ये बातें अच्छी न लगी। मुझे बहुत अफसोस होता था उसकी सोच पर, लेकिन मैं सिर्फ ज़बान से ही उसे मना कर सकता था। उसके अलावा मेरे बस में और कुछ नहीं था। अगरचे उसके साथ फ़ोन पर मेरी बातचीत का सिलसिला जारी रहा था, लेकिन वो पहले वाली बात हरगिज़ नहीं थी। रफ़ीक मुझे बहलाने की कोशिश करता था और अगर मैं उससे सफिया से ताल्लुक़ तोड़ने की बात करता तो वो मेरे साथ नाराज़ हो जाया करता था। एक बार रफ़ीक की कॉल मुझे दोबारा आई। यार उज़ैर, तुमसे मेरा कोई भी घरेलू मामला छुपा हुआ नहीं, प्लीज़ तुम मुझसे यूँ नाराज़ मत हुआ करो। ये सुनकर मैं रफ़ीक का दिल रखने के लिए बोला, नहीं रफ़ीक, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं उसे टालने की कोशिश करता रहा। मेरी बातों को वो भांप गया और हंसने लगा। यार, ज़िंदगी में एक तुम ही तो हो जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया है। तुम क्या समझ और क्या सोचते हो मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए भला ही सोच रहे होगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। एक तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरी खुशी की खातिर नहीं मानोगे? उसके इतने इसरार पर मैं मान गया और कहा, अच्छा ठीक है। और बज़ाहिर खुशी दिल से मैंने कहा, सुनाओ फिर कब कर रहे हो शादी? ये सुनकर वो पुरजोश हो गया। बस तुम तैयारी कर लो, जल्द ही तुम्हें बुलाने वाला हूं। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रफ़ीक की कोई इत्तला नहीं आई तो मैंने उसके मोबाइल पर राब्ता किया। नंबर ऑन था। हेलो, रफ़ीक की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। क्या बात है यार, मैंने उससे पूछा, कहाँ गुम हो गए हो? दूसरी तरफ से मैंने उसकी आवाज़ सुनी, हाँ यार, दरअसल मैंने खुफिया शादी कर ली है और हम इस वक्त इस्लामाबाद में रह रहे हैं। ये सुनकर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, क्या? मुझे हैरत के साथ अफसोस भी हो रहा था। मुतअद्दिद सवालों के जवाब में जो कुछ उसने बताया था उसके मुताबिक सफिया ने अपने बच्चों को अपने वालिदैन के पास छोड़ दिया था
और उन्होंने शादी करने के बाद वो इलाका भी छोड़ दिया था। रफ़ीक अपने एक रिश्तेदार के पास इस्लामाबाद चला गया था और बच्चों के हवाले से सफ़िया का कहना था कि वो अपनी नानी के पास खुश रहेंगे। उस औरत को अपने कमसिन बच्चों की कोई फिक्र ना थी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और मैं मुसलसल इधर दिल ही दिल में रफ़ीक के लिए परेशान हो रहा था। मैंने रफ़ीक से कहा, देखो रफ़ीक, मैंने उसे एक बार फिर समझाना चाहा, जो औरत अपनी नफसानी ख्वाहिशात की आसूदगी के लिए अपनी औलाद को छोड़ सकती है, ज़रा सोचो क्या वो तुम्हारे साथ मुखलिस हो सकती है? मेरी ये बात सुनकर रफ़ीक बेख्तियार बोल उठा, अरे यार, ये उसकी मोहब्बत की इंतहा ही तो है कि उसने मेरे लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। रफ़ीक की आंखों पर उसकी झूठी मोहब्बत की जो पट्टी बंध गई थी, उसे वो हटाने पर तैयार नहीं था। मेरी मोहब्बत में उसने अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को, हत्ता कि अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है। बस उस दिन मेरी और रफ़ीक की यही बातें हुई और उस दिन के बाद रफ़ीक से मेरा राब्ता ख़त्म हो गया। कमोबेश 3 साल के बाद एक रोज़ वो मेरे घर आ पहुंचा। उसके साथ उसकी बीवी सफ़िया और एक 2 साल का बेटा भी था। अगरचे रफ़ीक से मेरी नाराज़गी थी, लेकिन उसने मेरा कोई नुकसान तो नहीं किया हुआ था। उसके भले के लिए कहता था। उसके इस गलत फैसले की वजह से नाराज़ था, लेकिन जब उससे कोई फिक्र नहीं थी तो मैं क्यों अपना खून जलाता फिरूं। और इस वक्त तो वो मेरे घर एक मेहमान के तौर पर मौजूद था। चुनाचा उन लोगों की खातिर मदारत और अवभगत मेरा इखलाकी फ़र्ज था। चुनाचा मैंने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया और अपने किसी भी रवैये से उससे या सफ़िया को महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। मैंने अपनी बीवी से भी कह दिया था कि इनको किसी भी तरह से ये बात महसूस ना हो कि हम उनसे नाराज़ हैं। चुनाचा वो वक्त बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से गुजर गया। मैं रफ़ीक को लेकर बैठक में चला गया था ताकि उससे तफसील पूछ सकूं, लेकिन उससे कोई नई बात मालूम नहीं हुई थी। बस इतना पता चला था कि अब वो वापस अपने घर आ गया था और उसने अपने वालिदैन से कह दिया था कि उसे अलहदा मकान बनाने के लिए जगह मुख्तस कर दी जाए, और उसके वालिदैन ने इस बात पर बड़ी मुश्किल से अपनी रजामंदी का इजहार किया था। रफ़ीक और सफ़िया के चले जाने के बाद मैं अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। मुझे तो ये औरत एक आंख ने ही भाई। देखा नहीं कैसे हरीसाना नजरों से चारों तरफ दीदे घुमा रही थी। हमारे घर में ऐसा क्या है जो वो यूं हरीस नजरों से देखेगी। इसके बाद रफ़ीक ने वहीं अपने गांव में शहर बूट के नाम से अपनी जूतों की दुकान बना ली और इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन सफ़िया को शायद वहां घुटन महसूस होने लगी और वो मुख्तलिफ बहानों से रफ़ीक को परेशान करने लगी। तंग आकर रफ़ीक ने अपने वालिदैन से मुकम्मल अलहदगी हासिल कर ली और दरमियान में दीवार खड़ी कर दी। अब अगर उसके वालिदैन में से किसी को उसके घर में आना मकसूद होता तो वो पहले दरवाजे पर दस्तक देते और उसके बाद ही उनको घर के अंदर दाखिले की इजाज़त मिलती थी। गुजरते वक्त के साथ साथ रफ़ीक अपने बाप और भाई से दूर होता चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़िया की आदतें सही ना हुई। उनके घर से थोड़ा दूर दूसरी गली में शौकत नाम का एक रंडवा रहता था। उसकी बीवी को अरसा हुआ फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी भी हो चुकी थी और वो साल 6 महीने के बाद कभी कभार ही अपने वालिद से मिलने आती थी। शौकत की बाजार में ज़ाती दुकानें थीं, जिनमें से एक में उसने जनरल स्टोर का सामान डाल रखा था। बकिया 5 दुकानें उसने किराए पर चढ़ाई हुई थीं। वो अकेला आदमी था, अच्छी खासी आमदनी थी और खर्च भी कम था, जिससे वो बिगड़ चुका था। उसने स्टोर पर मुलाजिम रखा हुआ था और दुकान की उससे कोई खास फिक्र न थी। जनरल स्टोर पर आने वाले खरीदारों में ज़्यादातर फैशनेबल लड़कियां ही होती थीं। सोशल मीडिया और साइंस की जदीद तरीन सहूलियात की बदौलत गांव देहात की औरतें भी काफ़ी रोशन दिमाग हो चुकी थीं। शौकत औरतों की नफ्सियात खूब समझता था और ऐसी औरतों को वो अपने मकान पर चंद घंटे की मेहमान नवाजी के लिए अक्सर लाया करता था। उसके हमसाए बेचारे गरीब लोग थे। वो इस बात पर अक्सर उससे बहसो तकरार में लगे रहते थे, लेकिन शौकत अपनी चापलूसी और मकाराना गुफ्तगू से उन्हें मुतमईन कर देता था। सफ़िया ने शौकत से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और अब वो रफ़ीक से लापरवाही बरत रही थी।
रफ़ीक को जब इस बात का पता चला तो उसने सफ़िया को मारा पीटा, लेकिन कहते हैं कि औरत रुके आप से ना रुके सगे बाप से। सफ़िया की शायद फितरत ही ऐसी थी कि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। जितनी उसे मार पड़ती रही वो उतना ही सरेआम शौकत को अपने घर बुलाने लगी थी। उसके ससुराल में से किसी को इतनी हिम्मत ना थी कि वो उस घर के अंदर झांक कर भी देख सके, और इधर सफ़िया को जब मौका मिलता था तो वो शौकत को अपने घर बुला लेती। एक रोज़ शाम के वक्त रफ़ीक मेरे पास आया और कहने लगा, यार उज़ैर, तुमने सच कहा था। वो औरत न जाने किस गंदी मिट्टी से बनी है कि उसने तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया है। उसके बाद उसने सारी बात तफसील से मुझे बताई और कहने लगा कि मैं तुम्हारा मशवरा ना मानकर बहुत पछतावे में हूं। अब कोई अच्छा सा मशवरा दो कि मैं क्या करूं। जो हो गया सो हो गया, इस पर पछताने का अब कोई फायदा नहीं। मैंने उसकी बातें सुनकर उसको जवाब दिया, एक बात याद रखो कि गुस्से से औरत को काबू करना मुश्किल है। अपना रवैया ज़रा दुरुस्त करो, मोहब्बत से उसे समझाओ, यकीनन इसका मुस्बत असर होगा। मेरी ये बात सुनकर रफ़ीक बोल उठा, यार अगर मैं मकान उसके नाम करने वाली हमाकत न करता तो उसे ज़रूर तलाक दे देता। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ अलबत्ता अपने रवैये में थोड़ी लचक लाकर तुम सफ़िया को काबू तो कर सकते हो। गुस्सा करोगे तो और नुकसान उठाओगे। थोड़ी देर तक रफ़ीक मेरे साथ बैठा रहा और अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा और फिर उदास सी सूरत लेकर वहां से चला गया। उसके हालात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन उसमें वो खुद कसूरवार था, चुनाचा अब खुद ही भुगत रहा था। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मुझे बहुत अफसोस था। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि सफ़िया शौकत के साथ भाग गई। इस वक्त रफ़ीक बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अफसुर्दा सा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे सारी कहानी सुनाई। सफ़िया अपने शीरख्वार बच्चों को भी घर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त रफ़ीक मुख्तलिफ थानों में गया, लेकिन किसी ने भी उसकी रपट दायर ना की। रफ़ीक के वालिदैन की तरफ से भी लापरवाही और उसकी तरफ बेइतनाई बरती जा रही थी। इधर मुझे शदीद हैरत होती थी कि वो कैसे वालिदैन थे। माना कि रफ़ीक ने उनका दिल दुखाया था, लेकिन अपनी औलाद की गलती तो सब वालिदैन दरगुजर कर देते हैं, लेकिन ये लोग हैं कि टस से मस नहीं होते। रफ़ीक ने भाग दौड़ की और अपने इलाके के चंद मोअज़्ज़ीन को लेकर और अपने असर व रसूख से सफ़िया को घर लाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन सफ़िया फिर भी अपनी रविश से बाज ना आई। वापस आने से कबल पंचायत के सामने सफ़िया ने रफ़ीक से वादा लिया था कि वो आइंदा उस पर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि बकौल सफ़िया के वो रफ़ीक के तशद्दुद की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी। और पंचायत के सामने रफ़ीक ने भी वादा किया था कि वो सफ़िया पर मारपीट हरगिज़ नहीं करेगा। चंद दिन शायद सुकून से गुजरे थे, लेकिन दर पर्दा सफ़िया दोबारा भागने के लिए तैयार थी। रफ़ीक ने भी कुछ जासूस उसके पीछे छोड़ रखे थे, जो उसे सफ़िया की सारी सरगर्मियों की इत्तला देते थे। वो गर्मियों के दिन थे, गालबन जून की आखिरी तारीखें थीं, जब रफ़ीक को उसके मुखबिर ने इत्तला दी कि सफ़िया शौकत के साथ उसकी बाइक पर सवार होकर हासिलपुर की तरफ महवे सफ़र थी। रफ़ीक ने जल्दी से दुकान बंद की और अपनी बाइक पर हासिलपुर की तरफ दौड़ा और उन्हें रास्ते में ही जा लिया। बातलियां से ज़रा आगे अजीम नहर पर उन लोगों की मुठभेड़ हुई। मोटरसाइकिल को नीचे फुटपाथ पर डाल दिया गया और उन लोगों के आपस में मुज़ाकरात शुरू हो गए। रफ़ीक सफ़िया को अपने घर वापस ले जाने पर बाजिद था और सफ़िया इससे साफ इनकारी थी। इर्द गिर्द के तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। रफ़ीक के मिन्नत समाजत करने पर सफ़िया उसके साथ वापस घर आ गई, लेकिन उसने वाज़े अल्फाज में बता दिया था कि अगर अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी। और फिर उसी रात को रफ़ीक ने सोते में सफ़िया को कत्ल कर दिया और ख़ुद मौका से फ़रार हो गया। अपने शीरखार को उसने अपने एक औलाद से महरूम दूर के रिश्तेदार आरिफ के घर छोड़ दिया था। आरिफ के घर वालों ने जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि रोने वाला बच्चा रफ़ीक का बेटा था। आरिफ जहां दीदा आदमी था, फ़ौरन रफ़ीक के वालिद नज़ीर को जगाया और सारी सूरत हाल उन्हें बताई। वो उसी वक्त आरिफ के साथ रफ़ीक के कमरे के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि सफ़िया मर चुकी थी
और रफीक मौका से गायब था। थोड़ी ही देर में हलचल मच गई। वो लोग फौरन थाने पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। उधर पुलिस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि रफीक के वालिद को थाने में बंद कर दिया जाए, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि रफीक और उसके वालिदैन के दरमियान तो काफ़ी अरसा से बोलचाल बंद रही और रफीक की बजाय नज़ीर, जो रफीक का बाप था, उसको हिरासत में लेना गलत अमल था। पुलिस ने नज़ीर को पाबंद करके छोड़ दिया कि वो बस्ती से कहीं बाहर नहीं जाएगा और यकीन दहानी कराने पर और 5,000 रिश्वत देने पर एएसआई ने उसे छोड़ दिया था। पुलिस ने अगली शाम रफीक को लाहौर जाते हुए धर लिया और अब रफीक मुझे फ़ोन पर अपनी गिरफ्तारी का सारा किस्सा सुना रहा था। मैं एक आम सा मजदूर सा बंदा था, सिवाय अफसोस के भला और क्या कर सकता था। नज़ीर ने अपने बेटे के मामलात से कतई तौर पर लाताल्लुकी जाहिर कर दी थी और रफीक का केस आज भी उस वक्त की अदालत में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सबक आमोज़ कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।